नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। एसडीएम से शुरू हुआ सफ़र वल्लभ भवन के कई महत्वपूर्ण विभाग, वन, परिवहन, राजस्व, संस्कृति से होता हुआ कलेक्टर और संभागीय आयुक्त, और अब डोर उस विभाग की जो न्याय और सुरक्षा दिलाता है समाज के विशेष वर्ग को, जैसे दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन और कल्याणी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग की आयुक्त श्रीमती रेणु तिवारी से। नमस्कार रेणु मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हम आपके विभाग के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या हुआ, यहाँ तक जो पहुँची है, इसके बीच में आपका जो सफ़र रहा है, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सुषमा जी, कई बार आपसे बात करने का मौका मिला। आज फिर एक बार आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश के लोगों से रूबरू हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर्सनल जीवन तो एक बिल्कुल सामान्य जैसे लोग होते हैं वैसे एक शासकीय अधिकारी की बेटी थी, और ग्वालियर, सबलगढ़, मुरैना यहाँ सब पढ़ते हुए फिर नूतन कॉलेज से एमए किया मैंने इकोनॉमिक्स में, और फिर मैं पहले अटेम्प्ट में ही 83 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर पीसीएस चुन गई, डिप्टी कलेक्टर बनी, और मैंने बैतूल में ज्वाइन किया। 5 साल बैतूल, फिर सीहोर, कलेक्ट्रेट के विभिन्न गलियारों से गुजरती हुई, और फिर मैं प्रशासन एकेडमी में आई। और उसके पहले मैं जनगणना 91 में मैंने काम किया प्रतिनियुक्ति पर। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग थी। जनगणना के बाद प्रशासन एकेडमी पोस्टिंग हुई 93 में, और वहाँ से मुझे एक विशेष काम करने का मौका मिला। तब से मेरा दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया, और उसके बाद एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण लेके मैं फिर से वापस लौटी, और प्रशासन एकेडमी में बहुत कुछ पठन पाठन विज़न के साथ फिर मैं 97 में वल्लभ भवन में डिप्टी सेक्रेटरी बनी। शायद बहुत लंबा सफ़र आपका रहा है। हाँ, प्रशासनिक और मैं विभिन्न विभागों में रही, और अब जिस विभाग में मैं हूँ, सच में अभी मेरी नौकरी का अंतिम चरण शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि ये विभाग अगर मुझे मिला है, प्रशासन ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुना है मुझे, तो ये एक ऐसा विभाग है कि मैं अपने पूरे अनुभव का निचोड़ उन लोगों के लिए समर्पित कर सकती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। जैसे कि दिव्यांग हमारा वर्ग है, एक विशेष श्रेणी है। ईश्वर ने, जैसे कहते हैं कि किसी दिव्यांग की माँ को कहा जाता है कि ईश्वर ने उसको ही चुना उस दिव्यांग बच्चे को पालने के लिए। इसलिए मुझे भी लगता है कि मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया कि मैं अपने इस अंतिम पड़ाव में नौकरी के इस वर्ग के लिए विशेष मेहनत से काम कर सकूं। कई वृद्धाश्रम कार्यरत है, तो इसको आप किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करती है, और कहाँ कहाँ ये बन रहे हैं, और कोई एक नया इनिशिएटिव भी आपने अभी अभी लिया है? देखिए सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने सीनियर सिटीजन्स और वृद्धाश्रम के बारे में पूछा। मेरा ये मत है, और सबको इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि वृद्धाश्रम होना समाज के विकास का प्रतीक नहीं है। पहली बात तो, अगर हम अपने माता पिता को घर में नहीं रह सकते और वृद्धाश्रम भेजते हैं, ये अब कानूनन अपराध है। इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसमें जुर्माने का प्रावधान है। और दूसरी ओर भारत सरकार ने पालन पोषण अधिनियम जो हमारा है उसको बहुत सुदृढ़ बनाया है। जिनका कोई भी नहीं है या दुर्घटनावश सब मर चुके हैं, और ये सिर्फ बुजुर्ग बच्चे हैं, या एक मेल या फीमेल या दोनों जोड़ा, तो इनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि वृद्धाश्रम में जाएं। मध्य प्रदेश में 74 वृद्धाश्रम है। फिर दूसरा ये है कि वृद्धाश्रम में मैंने सब जगह ऐसा कलेक्टर्स को मैसेज किया है कि वृद्धाश्रम में भेजने के बजाय सीनियर सिटीजन को उनके परिवार में स्थापित करें। एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वो देखें कि पालन पोषण अधिनियम का पूरा लाभ सीनियर को मिले। वो घर में रहे, उनका अधिकार है, कोई भी लड़का बहू उनको नहीं निकाल सकती। और फिर मैंने पूरे वृद्धाश्रम में जितने लोग रहते हैं उन सबकी मैं ऑनलाइन पूरी जानकारी डाल रही हूँ। कितने वृद्धाश्रम है, उसमें कौन रहता है, उसका फ़ोटो, क्योंकि वृद्धाश्रमों की स्थिति ऐसी है कि उसको बड़ा ऐसा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 13वीं हो रही है तो बच्चा खाना वृद्धाश्रम भेज दो। की भावना से ये तिरस्कार नहीं है, ये जानकारी का अभाव है। लोगों को ज्ञान नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं करना चाहता। जो वृद्धाश्रम पहले से हैं उनकी तो मॉनिटरिंग करता ही आपका विभाग, लेकिन अभी एक नया इनिशिएटिव जो आप लोग ले रहे हैं, एक नए तरीके का ओल्ड एज होम बनाने का, तो वो क्या है? गरीब आदमी या बेसहारा निराश्रित वृद्ध, तो उनके लिए हमारे सरकारी और ये एनजीओ वाले वृद्धाश्रम है।
दूसरी कॉन्सेप्ट आया है कि आजकल 2 ही बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, कोई अमेरिका चला गया पढ़ने नौकरी करने, कोई इंग्लैंड चला गया, लड़की की शादी हो गई, माता पिता अच्छे अफसर थे या अच्छे बिजनेसमैन थे, सम्मानित थे, पैसा भी है, लेकिन बुढ़ापे में उनको रहने के लिए कुछ सहारा नहीं है। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, सब जगह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, पेड ओल्ड एज होम्स। इसमें जिनके पास संसाधन है वो पैसा देकर अपने लिए एक ठिकाना ढूंढ लें। तो ये जो कपल्स हैं ये 10 साल या 20 साल के लिए हमारा जो सरकारी जो पेड ओल्ड एज होम है उसकी शर्तें भी बन रही हैं कि कितना पैसा देना होगा, किसी तरह का स्वामित्व नहीं होगा, लेकिन उतने वर्ष तक जब तक ये लोग जीवित रहेंगे, एक या दोनों, तब तक ये लोग वहाँ पर रह सकते हैं। पेमेंट करेंगे, एक स्थायी राशि दे देंगे, उसके इंटरेस्ट से वहाँ पे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, अस्पताल की व्यवस्था, एम्बुलेंस, जिम, पार्क। जी, तो ये देश का पहला या दूसरा हो? नहीं, देश का तो नहीं, पर मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश का पहला है। जैसे अभी मैं आपके कुछ वृद्धाश्रम के विजिट करने गई थी जिसको आपका विभाग देख रहा है, वैसे ही अभी हम देवास गए थे, तो देवास का वृद्धाश्रम बहुत बड़े एरिया में बना है और बहुत अच्छा है, नेचुरल सीनरी है वहाँ पर, और जो 50 के करीब वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रहते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और जो वहाँ के केयर टेकर है, या हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जब हमने वहाँ के सीनियर सिटीजन से बात करी तो वो लोग इतने खुश थे, उस मैनेजर से कहते हैं कि ये हमारा श्रवण कुमार है। तो जो ये प्रबंधक इन आश्रम में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्या आपकी व्यवस्था है कि जो केयर टेकर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्या उन्हें विभाग की तरफ से कोई सहायता मिल सकती है? देखिए, हमारे यहाँ भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के तहत एक संरचना है कि किस वृद्धाश्रम में कितने लोग रहेंगे। कुछ स्थायी कर्मचारी हैं, कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं, और सबके रेट मध्य प्रदेश सरकार से निर्धारित हैं। तो किसी को भी कम पैसा नहीं मिलता है, जो निर्धारित है वो ही मिलता है। तो यहाँ मैडम हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपके विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस पे हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समाओ तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी इतने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफी अच्छा लगा। This place is super awesome. It's super fun. Told all my friends come visit. हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। That's very good. तो मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब मैं जानना चाहूँगी आपके जो मुख बधिर जो है उनके लिए क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वो लोग पढ़ाई आप लोग करवाते हैं उनकी, और उनको आगे भविष्य में उनको कोई जॉब मिल जाए, इसके लिए विभाग काम करता है। पहली बात तो ये है कि ये लोग भी सामान्य नागरिक हैं, और दूसरा ये कि इनको भी पूरे मानव अधिकार सुरक्षित हैं, संविधान से पूरे अधिकार हैं। तो इनके प्रति हमको एक बहुत विशेष दृष्टिकोण न रखते हुए, कोई सिंपैथी न रखते हुए, एक सम्मान अगर हम दे सकते हैं तो सम्मान हमें देना चाहिए। तो आपकी जो प्रश्न है उसके हिसाब में बताना चाहती हूँ कि इनके लिए जो हमारे
वो बच्चे जो भले दिव्यांग हो लेकिन सामान्य बच्चों के साथ अगर बड़े होते हैं, उनके साथ सामान्य स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो उनको विशेष फायदा होता है। दूसरा, इनको अब हमारे हर जिले में DDRC खुला हुआ है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। उसमें चाहे श्रवण बाधित हों, दृष्टि बाधित हों, अस्थि बाधित हों, पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में, इन सब के लिए, जैसे नकली पैर है, उन सब की व्यवस्था अब जिले पर सरकार ने की हुई है। हर जिले में DDRC है। अभी लोगों को इसकी जानकारी कम है, धीरे धीरे हो जाएगी। सभी प्रकार के हमारे जो दिव्यांग हैं वहाँ जाके अपना पूरा ट्रीटमेंट, मदद, हमारे जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वो प्राप्त कर सकते हैं। 4 तरह के बाधित होते हैं। एक दृष्टि बाधित, जैसे आपने कहा जो कान देख नहीं सकते एक प्रकार, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते दूसरा प्रकार, कोई भी हड्डी हाथ की, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कंधा नहीं है, हड्डी संबंधी कोई विकृति है या कोई कमी है तो वो अस्थि बाधित। और दिमाग संबंधी कोई भी वीकनेस होती है, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड, बहुत तरह की बीमारियां हैं, जी तरह तरह की, उन सब के लिए मेंटली रिटार्डेड है। हम लोग केवल एक ही जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कम है, ज़्यादा है, बहुत। तो इन सब के लिए भी तरह तरह की सुविधाएं हैं। तो इन 4 कैटेगरी में से ऐसा है कि हर एक विभाग में शासकीय नौकरी में इनके लिए आरक्षण है, और अगर ये नहीं मिलते तो इनकी आपस में कैटेगरी चेंज की जा सकती है। और जगह परसेंटेज हाई है, कहीं 60 है, कहीं 70 मतलब 40% अगर उसमें डिसेबिलिटी जो होती है, जो दिव्यांगता होती है या विकलांगता होती है, तो उनके लिए नौकरी के लिए आरक्षण भी है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग, मैंने बताया ITI वगैरह में, फिर इसके पढ़ाई का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया। मैंने अभी जो आप नवाचार कह रही थी, अभी मैंने 4 तरह की ट्रेनिंग फ्लोट की हैं मध्य प्रदेश में, और मैं चाहती हूँ कि सभी कैटेगरी, दिव्यांगता वाली, सीनियर सिटीजन, अपनी ये जो कम उम्र में कल्याणी बहनें विधवा हो जाती हैं या परित्यक्ताएँ हैं, इन सब के जो है, इन सब के लिए हमने 4 ट्रेनिंग की। नाम मांगे हैं पूरे प्रदेश से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। लड़कियों के नाम ही नहीं भेजते हैं। अरे अपने पैर पर खड़ी जाएंगी, सबल बनेंगी, तो कल को ये समाज में अपना जीवन यापन करेंगी, शोषण से लड़ सकेंगी, शोषण नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं, आत्मनिर्भर बनेंगी। तो एक है, मैंने कहा है नेशनल हाईएस्ट क्वालिटी की ब्यूटी पार्लर। दूसरा मैंने कहा है खादी बनाना। घर में बैठ के विकलांगता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो खादी बनाने का काम ऐसा कोई भी कर सकता है। तो खादी बनाना, खादी की बुनाई करना, उसकी ट्रेनिंग मैं करवाने वाली हूँ। तीसरा है मोटर मैकेनिक, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, मैकेनिक बना सकते हैं हम। तो इनको सक्षम बनाएंगे, फिर ये खुद का काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। हमारे समाज की जो पुरानी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब चौपट हो रही है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ऑफिस काम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने इसको डिज़ाइनिंग बोलते हैं, तो वो भी मैंने सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। और अब हम जानेंगे कि आपके विभाग में ऐसे क्या लूप होल्स है जिसको आप सुधारना चाहती है। लूप होल्स तो कुछ भी नहीं है जी पर इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा लक्ष्य, इतने सारे हितग्राही, हमारे एक महत्वपूर्ण हमारा जो काम है वो है पेंशन देना। हमारे विभाग के द्वारा 2 तरह की पेंशन दी जाती है। एक तो केंद्र सरकार से आता है पैसा, और एक मध्य प्रदेश सरकार देती है। हर व्यक्ति को जो पेंशन मिलती है 600 रुपये टोटल मिलती है। कुछ सरकार, भारत सरकार, कुछ मध्य प्रदेश सरकार। अगर कोई झूठ बोलकर सीनियर सिटीजन का पेंशन ले रहा है, या कोई दिव्यांगता को 20% को 60% बता के पैसे ले रहा है, तो ये अपराध है। तो अब मैंने क्या किया है कि उस ऑनलाइन वाली व्यवस्था को सब कुछ ऑनलाइन कर रही हूँ। एक एक वृद्धाश्रम का एक एक आदमी का नाम, एक एक फ़ोटो, कौन पेंशन ले रहा है, बैंक से बहुत सघन तालमेल कर रही हूँ कि सही आदमी को सही समय पे जल्दी से पेंशन मिले, 1 तारीख को ही मिले। जैसे बहुत से डिसबर्स होते हैं, जैसे डेथ हो जाती है, उनके नाम लोग नहीं कटवाते, पैसा जमा होता रहता है खाते में। तो इस तरह की जो समाज की या तो लोलुप, लालच, या गलती से, या अज्ञानतावश, या टेक्निकल मिस्टेक, इसको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब झूठे लोग या अपात्र लोग ना तो गलती से, ना बदमाशी से पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो दिव्यांगों का जो पैसा खाने का जो लोगों के मन में रहता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कल्याणी बहनें हो, कि भाई शादी कर ली दूसरी फिर भी पेंशन ले रहे हैं, तो हमें एक तो जागरूकता फैलानी होगी। हमारा विभाग नशा मुक्ति के लिए भी काम करता है जी। हमारा विभाग तंबाकू निषेध का भी काम करता है। हमारा विभाग ओल्ड एज होम्स का भी काम करता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, और जो योजना है उसका लाभ सही पात्र व्यक्ति को मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर इतना भी कर पाए तो हमारे जो संसाधन है उतने कम नहीं हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जैसे विवाह योजना है। अब
पेपर में छपता है कि साहब उसमें थोड़ी सी गलत लोगों ने पैसे ले लिए, या ये अभी आजकल शिकायत आ रही है नहीं, थोड़ी इसमें ये जो शिकायत विवाह योजना में कहा है, इसमें हमने जनरली देखा है कि जब विवाह सम्मेलन होते हैं तो वहाँ शादीशुदा जोड़े भी आ जाते हैं शादी करने के लिए, तो इनको आप कैसे रोकते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जितने भी सामूहिक विवाह थे सबको पूर्णतः जो भी हमारे पास थे वो सब पैसा दिया जा चुका है, एक भी लंबित नहीं है। और दूसरा, कुछ थोड़े से निकाह के प्रकरण बचे, उनका भी बजट आ रहा है तो वो भी दे रहे हैं, बहुत थोड़े से 2 अंकों में संख्या में। जो सामूहिक विवाह होते हैं वो जब होते हैं तो उसके पहले लिस्ट आपके पास पहुंचती होगी, जांच पड़ताल होती है, जिले में संस्था कर रही है और शिकायतें जो निराकरण भी हो रहा है। और हमने सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है कि इसमें जो कमियां हैं इसके योजना में उसको अपन दूर करेंगे तो ये शिकायतें नहीं आएंगी। मैं आपके पिछले विभाग के बारे में बात करना चाहूँगी। आप चंबल आयुक्त रही है, ऐसे खूंखार इलाके थे तो वहाँ पर खूंखार डकैत वगैरह भी मिले कहीं, या उन्हें भी सुधारने का मौका मिला? और मैं आपको बताना चाहती हूँ वहाँ के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं कमिश्नर बनकर गई तो मेरे मन में कोई भय तो कभी था ही नहीं, दस्यु वहाँ पर है नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे बंदूक टांग चलना, पिस्टल और ये सब बहुत ज़्यादा है। मुझे बड़ा सपोर्ट था पब्लिक का, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, मैंने जान लगा के काम किया और लोगों के मन में एक सम्मान था क्योंकि आई वॉज फर्स्ट लेडी कमिश्नर ऑफ चंबल जी। तो ये मेरे लिए कितनी गौरव की बात है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि जहाँ मैं पढ़ी वहीं मैं कमिश्नर बनी। और वहाँ पर मैंने मैं हूँ कबाड़ी अभियान चलाया मैंने, क्योंकि मुरैना में बहुत गंदगी मुझे लगती थी, तो मैंने जो कबाड़ी अभियान चलाया तो मैं पूरी जनता से जुड़ गई। हमने 32 दिनों में मुरैना को चमका दिया था। तंबाकू निषेध प्रोग्राम किया हमने, पन्नी एक नहीं छोड़ी, हमने सफाई की। क्या कभी कोई आलोचना भी झेलनी पड़ी वहाँ पर आपको? हाँ, मुझे आलोचना ऐसी झेलनी पड़ी 1-2 बार कि वहाँ पे अवैध रेत उत्खनन बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादातर प्रभावशाली लोगों के हाथ में ही है। तो उसके लिए मैंने बहुत लिखा पढ़ी सरकार से की कि वहाँ पे परमिट चालू करें। थोड़ी आलोचना उन लोगों ने की जो माफिया है, बाकी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। लड़कियों की पढ़ाई के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए मैंने बहुत काम किया। मैंने वहाँ पे लेडियों के लिए पार्क में जिम लगवाई, एक तरफ जीन्स में लड़कियाँ करती थी, एक में घूंघट में, घर से महिला निकल आई थी। हाँ, पुरुष लोग कभी कभी कहते थे, वकील लोग मजाक में बोले मैडम काफ़ी बिगाड़ रही हो। अच्छा। लेकिन मुझे लगा था मुरैना में एक नई हवा आ गई है मुझे देखकर। मैं आपके परिवार से जुड़ी बात करना चाहूँगी कि जैसे अब ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, हर जगह विश्व में दहशत है, हमारे प्रदेश में भी दहशत है, लेकिन इस दहशत में आपका जो सुपुत्र है वो भी कोरोना की इस लड़ाई में जंग लड़ रहा है, लोगों को बचा रहा है। मुझे खुशी और गर्व भी है कि मेरे बेटे ने युवावस्था में ऐसा सोचा कि उसने एक ही सेंटेंस कहा, माँ अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोरोना में मैं फील्ड में रहूँ और अपने प्रदेश के लिए काम करूँ। तो हम और पति पत्नी दोनों खुश हैं, पर बस सावधानी लेने के लिए कहते हैं, पर वो अच्छा काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारा बेटा भी हमारी तरह समाज के प्रति समर्पित है। आपने इतना लंबा समय प्रशासनिक सेवा में बिताया है, तो सबसे पसंदीदा जो टेन्योर हम कहें आपको कौन सा रहा कि आपने बहुत इन्जॉय किया हो और बहुत ज़्यादा काम भी किया हो? तो मुझे तो सभी अच्छे लगे, लेकिन अगर आप छांटने की बात करें तो मुझे 3 पोस्टिंग्स बहुत अच्छी लगी, बल्कि 4। पहली तो मैं जब एसडीएम भैंसदेई थी, बिल्कुल जंगल में एसडीएम का काम करना, उस समय एसडीएम लड़कियां बनाई नहीं जाती थी। तुलसीनाथ साहब कमिश्नर से उन्होंने कहा था कि इन लड़कियों को बनाओ, तो हम 3 बैचमेट थे हम लोग उस भोपाल में, तो तीनों को बनाया, एक रायसेन में, एक विधि उसमें, एक मुझे। एसडीएम भैंसदेई की पोस्टिंग बिल्कुल शुरुआत में थी, साथ में आईटीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। दैट वाज द चैलेंजिंग पोस्टिंग। जंगल, कहीं भी चीता मिल रहा है कहीं, लेकिन मैंने गली गली जंगल टूर करके काम सीखा और रियली मैं लोगों की हेल्प की, ट्राइबल्स की, मतलब मुझे बहुत सुकून मिला और वहाँ मैंने परिवार कल्याण का बहुत अच्छा काम किया। दूसरी पोस्टिंग मुझे पसंद आई तो फिर मैं कलेक्टर बड़वानी बनी, फिर भी अगेन वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था और वहाँ पर टफ था, थोड़ा अवेयरनेस कम है, वहाँ पे लोग बहुत सीधे, बहुत अच्छे हैं। वो पोस्टिंग बहुत अच्छी थी, चैलेंजिंग थी। चौथी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी मतलब पैशन था, वो थी मेरी कमिश्नर और डायरेक्टर संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग जब मेरे पास आया तो इस बार सीएम साहब जो भी हैं उन्होंने भरोसा किया, मुझे पहले डायरेक्टर बनाया था, फिर कमिश्नर बनाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरे पास 11 चार्ज थे और मुझे लगता है अद्भुत, मुझे गौरवान्वित हुई मैं अपने आप में कि मैं क्या इस लायक हूँ, लेकिन मैंने ईश्वर ने मदद की और मैं वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी की, कमिश्नर और डिफरेंट भारत भवन की भी तस्वीर करती, बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत की। यूनिवर्सिटी में मैंने
12 का सर्टिफिकेशन कराया, तो वो एक यादगार पोस्टिंग है। और अब मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट है हर हितग्राही की पूर्ण मदद करना चाहती हूँ और मैं कर पाऊँ। मैम, हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपका जो इस विभाग में आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट रखा है, एक ओल्ड एज होम का, पेड ओल्ड एज होम का, वो आपके समय में ही पूरा हो और कुछ नया आप उन विशेष वर्ग के लिए करें जिन्हें वाकई में ज़रूरत है मदद की और उनको एक नया आयाम देने की। तो बहुत पूरी कोशिश करूंगी सुषमा जी। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।